आज़ादी मुबारक हो दामियार शाह। फाइनली अस्पताल से तुम्हारी छुट्टी हो गई। बारीक उसके कागजात तैयार करवा के लाया था। हाँ, ये मुबारकबाद वाकई कबूल करने वाली है। उसने मुस्कुराते हुए उसकी मुबारकबाद को कबूल किया था। दामियार, वो हम सोच रहे थे कि तुम्हारे घर पर शायद इज़ा अकेले तुम्हारा ख्याल ना रख सके, इसलिए अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, कुछ दिन वहीं पर रहना। इसके लिए तुम्हें संभालना अकेले काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। उसने दादी की कही हुई बात उससे कही थी। इज़ा अकेली नहीं है और फिक्र मत करो, तुम्हारी बहन पर बोझ नहीं बनूंगा मैं। मेरा यार है ना मुझे संभालने के लिए। उसने मुबशिर की तरफ इशारा किया था, जबकि मुबशिर उसके मान पर मुस्कुराते हुए सीने पर हाथ रख गया था। हाँ, ये तो ठीक है कि मुबशिर तुम्हारा ख्याल रख सकता है, लेकिन वहाँ मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए भी आसानी रहेगी। कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा। और वैसे भी मुझे ये सारी सिचुएशन अकेले हैंडल करने की आदत है। फैमिली की आदत नहीं है मुझे, और ना ही मैं ऐसी कोई आदत डालना चाहता हूँ। उसने जैसे बात ही ख़त्म कर दी और बारीक कुछ नहीं बोला फिर उसके बाद। हालांकि इज़ा चाहती थी कि दामियार अपने घर जाने की बजाय उसके घर चला जाता तो वहाँ उसकी केयर ज़्यादा अच्छी की जा सकती थी, लेकिन वो उसको ज़बरदस्ती भी तो नहीं कर सकती थी। और वैसे भी वो शाह ब्रदर्स का कोई एहसान लेना ही नहीं चाहता था। इबादत का फ़ोन मुसलसल बज रहा था, जबकि वो मुसलसल पेपर पर कुछ लिखते हुए उसे इग्नोर कर रही थी। अरे यार, फ़ोन उठा लो ना, पता नहीं कौन बार बार तंग कर रहा है। पास बैठी आयशा ने उसे फ़ोन की तरफ मुतवज्जो किया था। इबादत अपना ध्यान बटाना नहीं चाहती थी, लेकिन अब इस फ़ोन कॉल पर मजबूर होकर उसने फ़ोन की तरफ देखा। जबकि फ़ोन पर आती नाज़मा की कॉल देखकर हैरत से उसकी आंखें खुल गई। अब ये क्यों फ़ोन कर रही है धोखेबाज औरत। अगर जर्रान ने इस केस को स्टडी ना किया होता और इस केस की गहराई के बारे में ना जानते होते तो हार जाते इस औरत के धोखे की वजह से। और अब ये मुझे फ़ोन कर रही है। उसने पास बैठी आयशा और दुआ से कहा। नाज़मा की कॉल पर दोनों के चेहरे गुस्से से लाल होने को थे। जरान से बात करवाती हूँ इसकी, एक ही दफ़ा सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। वो गुस्से से उठते हुए जरान के ऑफिस की तरफ सीधी चली गई। जरान देखे नाज़मा की कॉल आ रही है। वो फ़ोन उसके हवाले करके उसे बता चुकी थी। जबकि उसके फ़ोन को अपने हाथ में लेते कॉल अटेंड करते उसने बड़ी इज्जत और एहतराम से सलाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं। अरे माजरत किस बात की, आप हक पर थीं, गलती इबादत की थी जिसने आपको उस डील के बारे में बताया नहीं। नहीं, मैं क्यों नाराज़ हूँगा आपसे, वो बड़े मज़े से बोल रहा था। जबकि इबादत गुस्से से सुर्ख अंगारा चेहरा लिए उसे घूर रही थी। उसको तो लगा था कि जरान नाज़मा की खूब सारी बेइज्जती करेगा उस धोखे पर, लेकिन वो तो बिल्कुल नॉर्मल होकर बात कर रहा था। आपको इस चीज़ को लेकर बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी बच्चियों के फ्यूचर पर ध्यान दें। खैर मुबारक, मुझे आपकी तरफ से इस मुबारकबाद का इंतज़ार था, वो कहते हुए दूसरी तरफ से बात खत्म होने का इंतज़ार करने लगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें आपसे कोई गिला नहीं। आपने जो फ़ैसला किया एक माँ होने के नाते बिल्कुल सही किया। हमें पहले आपको इस डील के बारे में बता देना चाहिए था। और वैसे भी अब मुजरिम जेल की चार दीवारों के पीछे हैं, अगर कभी बाहर आए भी तो आपका नाम कहीं नहीं आएगा। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और अपनी बच्चियों के फ्यूचर पर ध्यान दें। अल्लाह हाफिज़। वो फ़ोन रखते हुए फ़ोन वापस उसके हवाले करता अपने लैपटॉप पर निगाहें जमा गया, जबकि वो हैरत से फटी फटी आंखों से उसे देखती फ़ोन तक नहीं थाम रही थी। इबादत, आज के बाद इस तरह मेरे ऑफिस में मत आना, दरवाज़ा खटखटा कर आना। तुम यहाँ पर एम्प्लॉय हो और ये बात मुझे तुम्हें दोबारा ना बताना पड़े। तुम इस तरह से अंदर आकर मेरी धड़कनों में इश्तियाल बर्पा कर देती हो, रोमांटिक मूड जाग जाता है। पौने घंटे के बाद आना, फिर रोमांस करेंगे। फ़िलहाल मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ और इस तरह से तुम्हें देखकर मेरा सारा ध्यान काम से हटा रही हो तुम। फ़ोन उसके हाथ में थमाते उसे बाहर का रास्ता दिखा चुका था वो, जबकि इबादत हैरत और बेयकीनी से कमरे से ही निकल गई। उसे वो नंबर मुसलसल तंग करने लगा था। दिन रात उसे उस नंबर से कभी व्हाट्सएप पर कॉल आने लगती तो कभी मोबाइल पर। तंग आकर उसने नंबर ही ब्लॉक कर दिया। लेकिन कल रात से एक और नंबर से मुसलसल उसी तरह से कॉल्स आने लगी। उसका इरादा उस नंबर को भी ब्लॉक करने का था। जब उस नंबर से उसे कुछ तस्वीरें मौसूल हुईं, उसने उकता कर डाउनलोडिंग होती तस्वीरों पर नज़र जमाई। उसका इरादा आज इस नंबर के बारे में बारिक भाई को बताने का था, लेकिन तस्वीरें देखकर उसके अपने होश उड़ गए। ये उसकी अपनी तस्वीरें थी जो कि इंतहाई नाज़ेबा थीं। उसके हाथों पैरों में लर्जिश शुरू हो गई, पूरा जिस्म कांपने लगा। ये तस्वीरें एडिटेड थीं, उसका किसी के साथ इस तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं था जिस तरह की उन तस्वीरों में बयान किया गया था। उसके हाथ में मौजूद फ़ोन पूरी तरह से कांप रहा था। दिल सूखे पत्ते की मानित लरसने लगा और अफसोस उसे इस बात पर हो रहा था कि उसके खूनी रिश्ते ये सब कुछ कर रहे थे। उसके ताया का वो बेटा जिसे वो कभी कबूल नहीं कर सकती थी, वो उन तस्वीरों में उसके बेहद करीब बैठा उसके साथ इंतहाई गलीज़ हरकतें कर रहा था। उसे शहीर को इस सब के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन क्या शहीर एतबार करेगा? क्या वो अनदेखी
क्या वो आंखों देखी उन तस्वीरों को झुठला देगा? आजकल तो वैसे भी ना उस पर एतबार करता था वो और ना ही उसके मुंह लगना पसंद करता था। उसका रिश्ता वैसे भी कोई बहुत अच्छे से नहीं चल रहा था। ऐसे में उसकी हरकत ऐसे में इस तरह की हरकत करके एहसन ने उसके लिए मज़ीद मुश्किलात में इजाफ़ा कर दिया था। वो नहीं जानती थी कि आखिर वो इंसान उससे कौन सी दुश्मनी निभा रहा था, लेकिन उसकी तस्वीरें भेजकर वो उसकी नज़रों में गिर गया था। अपने फ़ोन पर आती कॉल को उसने इस दफ़ा नज़रअंदाज नहीं किया था, शायद कर नहीं सकी थी। हेलो जी एहसन भाई, बताएं क्यों फ़ोन किया आपने और इस तरह की गलीज़ तस्वीरें भेजने का मकसद क्या? मैं जानती थी आप मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकते, लेकिन आप इतना घटिया और गंदा सोच सकते हैं, ये अंदाज़ा नहीं था मुझे। वो बेहद गुस्से से बोली थी। बस बस सरूश बीबी, ज़मीन पे आ जाओ। इतनी अमीर हो गई हो कि अपने पिछले रिश्तेदारों का ज़रा ख्याल नहीं। इतना अमीर इंसान फंसा लिया है तुमने, उससे शादी करके उसके घर में अय्याशियाँ कर रही हो और मेरे माँ बाप को जेल में भेज दिया, और तुम्हें लग रहा था तुम मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार लोगी। नहीं अरूश, नहीं। तुम्हारे पैसों पर थोड़ा तो हम रिश्तेदारों का भी हक बनता है ना। आखिर हम तुम्हारे अपने हैं। मेरे माँ बाप ने वहाँ जाकर बेवकूफ़ी की, सठिया गए थे, बूढ़े हो गया ना, समझ ही नहीं पाए कि वहाँ जाकर हरकत नहीं करनी चाहिए थी। पहले उन लोगों ने तुम्हारे बाप को यहाँ मारने की कोशिशें की, लेकिन उसमें भी फेल हो गए और फिर वहाँ भी जाकर फेल हो गए। मेरे माँ बाप में ना वो गट्स हैं ही नहीं जिनसे वो पैसे हासिल कर सकें, लेकिन मुझ में। अगर तुम नहीं चाहती कि ये तस्वीरें तुम्हारे शोहर के पास जाए तो 25 लाख का इंतज़ाम करवा दो। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? वो उसकी बात काटते हुए सवाल करने लगी, जबकि दूसरी तरफ से एहसन का कहा उभरा था। वैसे तो तुम इससे जो चाहे नाम दे सकती हो, लेकिन मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ। अरे खून का हक, आखिर खून का रिश्ता है। मेरे चाचा का भी बेहतरीन किस्म का इलाज करवा कर उसकी भी अय्याशियाँ करवा रही हूँ, और तुम्हें अपने पिछले रिश्तेदारों का एहसास तक नहीं है। भूलो मत कि तुम्हारी शादी उस शहीर से मेरी ही वजह से हुई थी। आखिर मैंने ही तो तुम्हारी शादी में सबसे अहम किरदार अदा किया, विलन का किरदार, और अब इस विलन को अपने किरदार की रकम अदा करनी है तुमने। इन तस्वीरों वरना ये तस्वीरें वैसे काफ़ी अच्छी एडिटिंग तो नहीं है इन तस्वीरों की। वो तस्वीरों को देखते हुए कहके लगा रहा था, जबकि अरूश उन तस्वीरों में खुद ना होने के बावजूद भी उसके गलीज़ कहकहे पर बुरी तरह से तप गए। क्या लगता है आपको मेरा शोहर आपकी इन तस्वीरों पर यकीन कर लेगा? सोच भी कैसे लिया आपने? वो मेरा शोहर है, मुझ पर एतबार करेगा, किसी दूसरे तीसरे पर नहीं। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप मेरे शोहर के दिल में किसी तरह के शक और वहम पैदा कर सकें। वो मुझ पर एतबार करता है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप जैसे घटिया इंसान का यकीन करेगा वो? उसके लबो लहजे में यकीन बोल रहा था। उसे यकीन था कि शहीर उससे कितना ही नाराज़ क्यों ना हो, लेकिन इस तरह की किसी भी चीज़ पर वो एतबार नहीं कर सकता था। वो उससे नाराज़ था, लेकिन नाराज़गी के बावजूद भी वो अपनी मोहब्बत में किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देता था। वो उसकी फ़िक्र करता था, उसके खाने पीने उठने बैठने की फ़िक्र होती थी उसे बार बार फ़ोन करता था। वो परेशान रहता था, और कोई तीसरा आकर उन लोगों में शक पैदा कर जाए ऐसा तो मुमकिन ही ना था। उसे अपनी मोहब्बत पर इतना तो यकीन था ही। आजमाइश शर्त है अरूश बीबी, तुम्हारा शोहर ना सही, लेकिन ससुराल वाले तो इन तस्वीरों पर यकीन करेंगे ना। और वैसे भी तुम्हारा शोहर तो तुम्हारे पास आजकल है ही नहीं, इसीलिए उसे तस्वीरें भेजने का कोई फ़ायदा नहीं। वैसे भी मेरा कोई मूड नहीं तुम्हारे शोहर को तुम्हारे खिलाफ़ करने का। मैं तो तुम्हारे ससुरालियों तक ये तस्वीरें पहुंचाऊंगा। उम्मीद है कि मज़ीद आधे घंटे में ये तस्वीरें तुम्हारे जेठ बारिक शाह ससुर चाचा ससुर और जो वकील है ना ज़रान, वो भी जेठ है ना तुम्हारा, और वो पुलिस वाला ज़बर भी। वैसे उन लोगों के जहन में पहला ख्याल तो कभी नहीं आएगा ना ये कि ये तस्वीरें एडिटेड है। वो तो अपनी भाभी की इस तरह की नाजेबा तस्वीरों में देखकर शट अप एहसन भाई, शर्म आनी चाहिए आपको। ये बेहुदा हरकत करने के बारे में सोचते हुए भी आपको ज़रा शर्म नहीं आ रही? इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए। मैं आपको अपना भाई समझती हूँ, सगे ना सही, लेकिन फिर भी मेरे भाई तो हैं ना। अपनी बहन के साथ इस तरह? मेरी कोई बहन नहीं है, और तुम्हें तो मैंने कभी बहन समझा ही नहीं। तुम्हें तो मैंने बहुत कुछ समझा था, लेकिन तुम मेरे हाथ नहीं आए। अगर हाथ आ जाती ना तो शायद मेरे सामने आवाज़ उठाने के काबिल ना रहती। मैं तुम्हें 4 दिन का वक्त दे रहा हूँ, 25 लाख चाहिए मुझे। अगर तुमने मुझे 25 लाख ना दिए तो ये तस्वीरें तुम्हारे घर के सारे मर्दों के मोबाइल फ़ोन में होंगी, और फिर मेरा नहीं ख्याल कि मुझे बताने की ज़रूरत है कि तुम्हारे घर के मर्दों की नज़र में तुम्हारी औकात क्या रह जाएगी। और एक बात और कान खोल कर सुन लो, अपनी बाकी जिठानियों की तरह बड़े बड़े ख़ानदान से नहीं हो तुम जो तुम्हारे लिए कोई लड़ेगा। इसलिए औकात में रहो अपनी, और चुपचाप मेरी बात मान लो, वरना तुम और तुम्हारा बाप उन्हीं लोगों के टुकड़ों पर पल रहे हो, भूलना मत। फ़ोन बंद हो चुका था, जबकि अरूश कितनी देर फ़ोन कान से लगाए
بیٹھی رہی اور پھر جیسے اگلے ہی لمحے ہوش میں آئے اسے شہیر کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی یہ جسے وہ شہیر سے چھپا لیتی۔ اس نے جلدی سے شہیر کا نمبر ملا، نمبر 2-3 دفعہ ملانے کے بعد کٹ جاتا اور اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس نے بار بار کوششیں کی لیکن وہ اس کا فون اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس کے ہاتھ پیر اب تک لرز رہے تھے۔ اس نے بہت ہمت کر کے احسن سے بات کی تھی لیکن اب اس کی ہمت ٹوٹنے لگی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، وہ اس انسان سے کسی بھی طرح کی امید کر سکتی تھی۔ وہ بہت گرا ہوا انسان تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا اور دولت کی خاطر کبھی پیچھے ہٹنے والا بھی نہیں تھا۔ وہ احسن سے اچھے کی امید ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ اگر شہیر اس پر اعتبار کرتا بھی تو اگر وہ تصویریں اس کے جیٹ کے فون میں چلی جاتی کیا عزت رہ جاتی اس کی؟ وہ ان کی نظروں میں گر جاتی، کبھی ان سے نظر نہ ملا پاتی اور شہیر وہ اس طرح اپنی بیوی کی تصویریں لیک ہونے کے بعد اپنے بھائیوں کے سامنے نظر اٹھا پاتا؟ شہیر پلیز فون اٹھائے، اس نے لکھ کر واٹس ایپ پر سینڈ کیا۔ میسج سین ہوا اور پھر دوسری طرف سے کسی طرح کا رسپانس نہ ملنے پر وہ فون بیڈ پر پھینکتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے رو رو کر اپنی حالت بگاڑ لی تھی لیکن اس سے کہیں فاصلوں پر بیٹھا شہیر اس کی حالت سے انجان اپنی ناراضگی ہنوز برقرار رکھے ہوئے تھا۔ وہ مانتی تھی وہ حق پر تھا، اس کا ناراض ہونا بنتا تھا لیکن اس وقت وہ اپنا یہ درد سوائے اپنے شوہر کے کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ اتنے دن ہو گئے تھے اسے گئے ہوئے، نہ جانے اسے کب واپس آنا تھا اور اگر اس کے واپس آنے سے پہلے کچھ غلط ہو گیا تو نہیں، اسے کسی بھی طرح اس سے رابطہ کرنا تھا، وہ رسک نہیں لے سکتی تھی۔ پونے گھنٹے کے بعد اسے زران کے آفس میں بلاوا آیا۔ اس نے غصے سے عائشہ کو دیکھا جو اس کا بلاوا لے کر آئی تھی اور اب شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھ بھی رہی تھی۔ مجھے نہیں جانا، کہیں بھی نہیں جانا، جا کر بتا دو انہیں، وہ کہتی دوبارہ اپنے پیپر پر جھک گئی۔ سوری ڈارلنگ، میں صرف زران شاہ کے حکم کی پابند ہوں، تمہاری نہیں۔ تمہارا اور میرا اس آفس میں سیم لیول ہے تو سر کا حکم میں تم تک پہنچا سکتی ہوں، تمہارا حکم سر تک پہنچانے کے لیے تمہیں خود جانا ہوگا۔ وہ آرام سے بیٹھ گئی تو عبادت نے غصے سے اسے گھور کر دیکھا اور پھر پیپر پٹکتے وہ زران کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جاننا تو اسے بھی تھا کہ آخر اس نے ناظمہ سے اتنے پیار اور محبت سے بات کیوں کی تھی۔ حالانکہ وہ فون اس کے پاس اس لیے لے کر گئی تھی تاکہ عبادت جو پوائنٹ اس کو باتیں سنانے میں مس کر دے، زران وہ پوائنٹ مس کیے بغیر اسے خوب ساری سنائے اور اسے اس کی غلطی کا احساس دلائے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی بلکہ زران کا پورا کریئر داؤ پر لگا ہوا تھا۔ اس کے بے داغ کریئر پر ایسا داغ لگ سکتا تھا جس کے بعد زران کا نام اچھے وکیلوں کی لسٹ سے ختم ہو سکتا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی لیکن زران نے اس بات کو اس طرح سے نظر انداز کر دیا جیسے اس کی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں، اور اب وہ خود زران سے اس کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ دے کر بھی ناظمہ اس کی نظر میں ایک بہت ہی اچھی عورت تھی جس نے اپنے بچوں کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ وہ غصے سے اٹھتی زران کے کمرے کی طرف چلی گئی لیکن اس دفعہ دروازہ نوک کرنا نہیں بھولی تھی کیونکہ زران نے اسپیشلی اس چیز کے لیے اس سے کہا تھا اور اگر وہ اس کو اس آفس میں صرف امپلائی سمجھتا تھا تو اب وہ بھی صرف امپلائی بننے کا ارادہ رکھتی تھی۔ جی سر کہیے، آپ نے بلایا تھا؟ مجھے یہاں پر میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ یہ میرے کام کا وقت ہے۔ وہ دروازے سے اجازت ملنے کے بعد اندر داخل ہوتی، اس کے بالکل سامنے میز کی دوسری سائڈ پر آ کر رکی۔ انداز زور سے زیادہ پروفیشنل تھا۔ ایک میٹھی سی پیاری سی کس دے سکتے ہو اپنے شوہر کے جذبات کو سکون پہنچانے کے لیے؟ رات تک انتظار کرنے کی کوئی وجہ دے سکتی ہو؟ تم جس طرح سے مجھے خوش کرنا چاہو، کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے لمبی چوڑی لسٹ بنا کر اس کے سامنے رکھتے اب مسکرا کر اس کے حسین دلکش سراپے کی پنک لباس میں دمکتے ہوئے دیکھا۔ سوری سر، اس طرح کی خدمتیں آپ کو آپ کی بیوی گھر پر دے سکتی ہے، یہ آفس ہے اور یہاں ہم کام کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ میرے باس ہیں اور میں آپ کی امپلائی۔ وہ منہ بنا کر کہتی سیدھی زران شاہ کے دل میں اتر رہی تھی۔ آج کل وہ کافی ہیلدی ہو رہی تھی، پریگننسی کا ایک گلو سا اس کے چہرے پر آ کر مزید اسے دلکش بناتا جا رہا تھا۔ آج کل تو زران اس کے چہرے کی دلکشی میں کھو جاتا تھا۔